वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 109, 109 पेज के ऊपर आज नया प्रकाश के लिए आरंभ किया जा रहा है। तो क्या है देखिए बीच में, अथ अनुपलब्धि प्रमाण निरूपण नाम षष्ठ प्रकाश प्रारंभ। मिल गया। अनुपलब्धि प्रमाण का निरूपण करने वाला 6 नंबर का प्रकाश अब आरंभ किया जा रहा है। ठीक है। तो प्रमाण कितने वेदांत मत में माने गए? प्रमाण 6 है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और उन 6 प्रमाणों से उत्पन्न होने वाली प्रमा भी 6 प्रकार की है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्दिक, उपमिति, अर्थापत्ति और अभाव। ठीक। उनमें से 5 प्रमाण और 5 प्रमाण से उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की प्रमा, उसका विवेचन अभी तक किया। अब अनुपलब्धि प्रमाण, प्रमाण का नाम अनुपलब्धि, और उससे उत्पन्न होने वाली प्रमा, उस प्रमा का नाम अभाव, उसका विचार अब करना है इस प्रकाश में। तो प्रथम शीर्षक देखिए, अभाव का सामान्य लक्षण और भेद। ठीक है ना। अनुपलब्धि प्रमाण से जो अभाव प्रमा उत्पन्न होती है, तो अभाव है क्या चीज? अभाव किसको कहते हैं? लक्षण क्या है उसका? सामान्य लक्षण। सामान्य क्यों दिया भाई? तो देखिए दो लक्षण 2 प्रकार का होता है ना, विशेष लक्षण, सामान्य लक्षण। बराबर। सामान्य मतलब सभी जगह अनुसूचित होने वाला, और विशेष मतलब जिसका क्या है उसमें ही घटित होता है, उसको कहते हैं विशेष लक्षण। जैसे अभाव के जो अन्य अन्य भेद आएंगे ना, जैसे प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, सामायिकाभाव, तो प्रत्येक के अलग अलग एक के अलग अलग लक्षण जो रहेंगे वो उसके लिए विशेष लक्षण है। और सामान्य लक्षण मतलब सभी अभाव में घटित होगा, उसको कहेंगे क्या? अभाव का सामान्य लक्षण। ठीक है ना। मनुष्यत्व जाति वाला जो, उसको कहते मनुष्य, ये मनुष्य का सामान्य लक्षण हुआ। बराबर। सभी में घटित हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, है कि मनुष्य जाति सामान्य लक्षण हुआ। और कह दिया कि ब्राह्मणत्व जाति वाला जो है उसको कहते हैं ब्राह्मण, मनुष्य ही होता है, किंतु मनुष्य में से एक भेद ब्राह्मण, उनका ही वो लक्षण है, क्योंकि ब्राह्मणत्व जाति उनमें ही रहती है। ये सामान्य लक्षण नहीं हुआ, क्योंकि क्षत्रिय जो मनुष्य है उस पर यह लक्षण जाएगा नहीं। अंतर समझ में आया? तो अभाव का क्या करना है? आप सामान्य लक्षण और उसका भेद कितना है वो भी बताना है। अनुपलब्धि प्रमाणते अभाव की प्रमा हो रहे हैं। बराबर। अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न होती है कौन? अभाव की प्रमा। याते अभाव की प्रमा के असाधारण कारण को अनुपलब्धि प्रमाण कहे। अभाव प्रमा का जो असाधारण कारण, उसको कहेंगे क्या? अनुपलब्धि प्रमाण। आगे न्याय वेदांत के, है ना, तो न्याय और बीच में और लिखिए, दोनों के बीच में, न्याय और वेदांत के संस्कारहीन, मतलब जिसको न्याय और वेदांत के संस्कार नहीं है, न्याय और वेदांत के संस्कारहीन अभाव के स्वरूप जाने नहीं। अभाव का स्वरूप क्या है वो समझ में नहीं आता है किसको? जिसको न्याय के संस्कार नहीं है और वेदांत के संस्कार नहीं। याते इसलिए प्रथम अभाव का स्वरूप कहे, इसलिए प्रथम अभाव का स्वरूप बता रहे कि अभाव कौन होता है, कैसा होता है। ठीक। चलिए, निषेध मुक्त प्रतीति का विषय होवे अथवा प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय होवे सो अभाव कहिए। 2 लक्षण। पहला, निषेध मुक्त प्रतीति का जो विषय होता है उसको अभाव कहते हैं। बरका। ठीक है ना। जैसे उदाहरण, सामने घट नहीं है और कह दिया घट नास्ति, यहां पर नहीं है, घट नहीं है ना, नास्ति। न शब्द घटित प्रतीति का विषय जो, उसको कहते हैं क्या? अभाव। न शब्द है ना इसमें, नास्ति नहीं है, घट है, इस प्रतीति का विषय कौन? घट।
घट अस्ति, इस प्रतीति का विषय कौन है? घट है। घट अस्ति इस वाक्य में न है क्या? नहीं है। अर्थात घट निषेधमुख प्रतीति का विषय है अथवा विधिमुख प्रतीति का विषय है? विधिमुख प्रतीति का विषय है। कौन? घट। और घट को उठा के ले जाएंगे और कुछ नहीं वहां पर, फिर पूछेंगे यहाँ घट है क्या? तब उत्तर देने वाला क्या कहेगा? घट नहीं है। नहीं है मतलब क्या? न शब्द घटित प्रतीति है, इसी को कहते निषेधमुख प्रतीति। और इस प्रकार निषेधमुख प्रतीति का जो विषय है उसको कहते हैं क्या? अभाव। निषेधमुख प्रतीति का विषय होवे। दूसरा लक्षण कर रहे प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय। अभाव की जब भी प्रतीति होती है तब प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति होती है। समझ में आया? एक होता है प्रतियोगी, एक होता है अनुयोगी। बराबर? जहां अभाव है वह अनुयोगी और जिसका अभाव है वह प्रतियोगी। समझ में आया? जैसे भूतल पर घट का अभाव है तो भूतल क्या हुआ? अनुयोगी। किसका अभाव है? घट का। तो घट क्या हुआ? प्रतियोगी। जिस वस्तु का अभाव उस वस्तु को कहते हैं क्या? प्रतियोगी। जिस वस्तु का अभाव उस वस्तु को कहते हैं क्या? प्रतियोगी। और जहां पर अभाव उसको कहते हैं क्या? अनुयोगी। तो घट का अभाव प्रतियोगी घट, पट का अभाव उस अभाव का प्रतियोगी पट, मठाभाव का प्रतियोगी मठ। बराबर? अब यहाँ पर जहां कहीं पर भी अभाव की प्रतीति आती है तो प्रतियोगी के बिना प्रतीति आ सकती है क्या? नहीं। तो प्रतियोगी मन में है तभी तो कह रहा है यहाँ घट नहीं है करके। तो प्रतियोगी की अपेक्षा करके ही जहां प्रतीति होती है उसको कहते हैं क्या? अभाव। लक्षण किया ना अभाव का? प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय उसको कहते हैं क्या? अभाव। वही लक्षण कर रहे हैं। अथवा प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय होवे स्वभाव का ही है। दो लक्षण हुए ना। प्राचीन मत में प्रथम लक्षण है कौन सा? निषेधमुख प्रतीति का विषय जो होता है उसको कहते अभाव। ये प्राचीन नैयायिकों का लक्षण है। बराबर? अभाव का प्राचीन नैयायिकों ने ये लक्षण किया है अभाव का। प्राचीन मत से प्रथम लक्षण है, नवीन मत से दूसरा लक्षण है। फिर नवीन मतों ने, नवीन नैयायिकों ने क्यों ऐसा दूसरा लक्षण किया? प्राचीन लोगों ने जो लक्षण किया है वही क्यों नहीं माना? तो उसका कारण बता रहे। तो जो 4 या 5 अभाव है ना उसमें से ध्वंस और प्रागभाव ये दोनों निषेधमुख प्रतीति के विषय नहीं है ऐसा मानते वो लोग नवीन नैयायिक। जैसे घट ध्वस्त, घट नष्ट हो, घट ध्वस्त, इसमें न है क्या? नहीं है। क्यों? कपाल रखे घट होने वाला है अभी आगे भविष्य में, तो प्रतीति हो गई घट भविष्यति, घट भविष्य। इस प्रतीति में न है क्या? नहीं। तो प्राग भाव क्या? प्राग भाव और प्रध्वंस अभाव ये 2 अभाव में लक्षण नहीं जाएगा यदि पहला लक्षण नहीं रहेगा करेंगे तो। पहला लक्षण मतलब निषेधमुख प्रतीति का जो विषय उसको अभाव कहते हैं। ऐसा यदि अभाव का लक्षण करेंगे तो प्राग भाव में और प्रध्वंस भाव में लक्षण जाता नहीं है, अव्याप्ति होती है। इसलिए लक्षण बदल दिया उसने नवीन नैयायिकों ने। तो क्या लक्षण कर दिया? प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय उसको कहते हैं क्या? अभाव। ये बात। नवीन मत में ध्वंस और प्राग भाव न शब्दजन्य प्रतीति के विषय नहीं है कि नहीं? यह अर्थ आगे स्पष्ट होगा कैसा नहीं करके, ठीक है ना? या दूसरा लक्षण का है, इसलिए नवीन नैयायिकों ने दूसरा लक्षण कर दिया। लग गया? प्रतियोगी को त्यागी के अभाव की प्रतीति होवे नहीं, नियम है। जहां भी कहीं अभाव की प्रतीति होगी तो प्रतियोगी मन में था इसलिए क्या हो रही है? अभाव की प्रतीति। प्रतियोगी को त्यागी के अभाव की प्रतीति होवे नहीं, याते इसलिए प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति के विषय सकल अभाव है। प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय उसको कहेंगे क्या? अभाव। अभाव का क्या लक्षण हुआ? प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय उसको कहते हैं क्या? अभाव। आगे चलिए। यद्यपि शंका
अभाव की नाई, अभाव की तरह संबंध और सादृश्य भी प्रतियोगी निरपेक्ष प्रतीति के विषय नहीं, किंतु प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति के विषय है कि नहीं। लक्षण किया था किसका? अभाव का, किंतु उस लक्षण की क्या होगी? अतिव्याप्ति। शंकाकार कह रहा है अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि आपने लक्षण क्या किया अभाव का? प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय उसको कहते हैं क्या? अभाव। तो प्रतियोगी सापेक्ष जैसी अभाव की प्रतीति होती है, उस प्रकार संबंध और सादृश्य की भी प्रतीति प्रतियोगी सापेक्ष होती है। संबंध है कि नहीं? जैसे ये बाप है बेटा है, दोनों का संबंध है, तो इसको बाप कब कहेंगे? जब पता रहेगा कि आम का उसका पुत्र है, उसका यह बाप है। तो संबंध की प्रतीति तब आएगी जब प्रतियोगी का ध्यान रहेगा। वहां पर भी जहां संबंध वह संबंधों का अनुयोगी, जिसका संबंध वह संबंध का प्रतियोगी। बाप में संबंध है किसका? पुत्र का, जन जन भाव संबंध, तो बाप अनुयोगी हुआ और पुत्र प्रतियोगी। और कभी उल्टा भी हो सकता है, पुत्र में बाप का संबंध तो पुत्र अनुयोगी और बाप प्रतियोगी। कहीं पर भी हो, जहां भी संबंध है वहां पर प्रतियोगी सापेक्ष ही संबंध की क्या होती है? प्रतीति। सादृश्य भी ये कई वस्तु में उसी का उसी उसमें सादृश्य होता है क्या? जहां भी सादृश्य बताया जाता है, एक अन्य किसी वस्तु का दूसरे किसी वस्तु में क्या बताया जाता है? सादृश्य। जैसे चंद्र का सादृश्य किसमें है? मुख में है। तो जिसका सादृश्य वह सादृश्य का प्रतियोगी, जिसमें सादृश्य वह सादृश्य का अनुयोगी। तो मुख में सादृश्य, तो मुख हुआ अनुयोगी, और चंद्र का सादृश्य तो प्रतियोगी हुआ कौन? चंद्र। लग गया। तो प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय जैसा अभाव है, वैसा प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय संबंध और सादृश्य भी है। लक्षण कर रहे अभाव का, लेकिन उसकी क्या होगी? अतिव्याप्ति। समझ में आया? पंक्ति देखिए, यद्यपि अभाव की नाई संबंध और सादृश्य भी प्रतियोगी निरपेक्ष प्रतीति के विषय नहीं, किंतु प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति के विषय है। लग गया। 3 में अभाव लक्षण जावे है। लक्षण क्या है? अभाव का, जा रहा है उधर संबंध और सादृश्य में। 3 में अभाव लक्षण जावे है, तथापि उत्तर दे रहे तथापि से संबंध और सादृश्य की प्रतियोगिता से अभाव की प्रतियोगिता विलक्षण है। समझ में आया? ठीक है, प्रतियोगिता संबंध के लिए भी होती है, प्रतियोगिता सादृश्य के लिए भी होती है, किंतु उन दोनों की प्रतियोगिता से विलक्षण है अभाव की प्रतियोगिता। लग गया? अतः अतिव्याप्ति नहीं। कैसी विलक्षण है भाई अभाव की प्रतियोगिता? जरा बताओ। तो कह रहे देखिए, तथापि संबंध और सादृश्य की प्रतियोगिता से अभाव की प्रतियोगिता विलक्षण है। लग गया? सो न्याय ग्रंथ में बताइए, कैसी बताइए? अभाव अभाव रूपता, अभाव की प्रतियोगिता का स्वरूप आचार्य ने लिखा है। अभाव की प्रतियोगिता कैसी होती है? अभाव अभाव रूप होती है। ध्यान दीजिए, अभाव की जो प्रतियोगिता उसका स्वरूप क्या है? अभाव अभाव रूपता। वो कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। सामने भूतल है, बराबर, और भूतल पर घट नहीं है। क्या नहीं है? घट नहीं है। मतलब घट का क्या है? अभाव। उस अभाव का प्रतियोगी कौन? घट। उस अभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। प्रतियोगिता कहाँ है? घट में, बराबर। कैसे? ध्यान दीजिए। अब समझ लीजिए वहां पर घट लाके रख दिया भूतल पर, बराबर, घट रखा ना। अब वहां पर घट का अभाव है क्या? नहीं है। फिर क्या है? घट के अभाव का, घट के अभाव का अभाव है, अर्थात घट है, अर्थात घट है। यहाँ घट नहीं है अभी पहले, तो घट का क्या है? फिर यहाँ अभाव, बराबर। अब यहाँ पर घट लाके रख दिया, घट का अभाव है क्या? घट का अभाव है क्या? नहीं है। घट है ना, अभाव का है, घट का अभाव नहीं है। फिर क्या है? घट के अभाव का अभाव, अर्थात घट है। तो घट स्वरूप हो गई फिर, है कि नहीं? अभाव अभाव
मतलब घट, अभाव घट प्रतियोगी है ना, तो घट प्रतियोगी मतलब क्या, घट अभाव का अभाव है, अर्थात अभाव की प्रतियोगिता कैसी होती है, अभाव अभाव रूप। और इस प्रकार की प्रतियोगिता न तो संबंध की है न तो सादृश्य की है। तो अभाव की प्रतियोगिता दोनों से विलक्षण हुई कि नहीं, पंक्ति देखिए, तथापि संबंध और सादृश्य की प्रतियोगिता से अभाव की प्रतियोगिता विलक्षण है। सो न्याय ग्रंथन में अभाव अभाव रूपता अभाव की प्रतियोगिता का स्वरूप आचार्य ने लिखा है। ऐसी प्रतियोगिता संबंध की और सादृश्य की है नहीं। इस प्रकार की प्रतियोगिता न तो संबंध की है न तो याते संबंध की और सादृश्य की प्रतियोगिता से विलक्षण प्रतियोगिता वाला, बराबर है ना, जाका प्रतियोगी होवे स्वभाव कही है। ये बन गया फिर अभाव का लक्षण। पुनः देखिए, याते संबंध की और सादृश्य की प्रतियोगिता से विलक्षण है कि नहीं, दोनों की प्रतियोगिताओं से विलक्षण प्रतियोगिता वाला है कि नहीं, प्रतियोगिता वाला, हाँ, विलक्षण प्रतियोगिता वाला जाका प्रतियोगी होवे। इस प्रकार का प्रतियोगी जिसका होता है उसको कहते हैं क्या, याते संबंध की और सादृश्य की प्रतियोगिता से विलक्षण प्रतियोगिता वाला जाका प्रतियोगी होए, जिसका प्रतियोगी होए उसको कहेंगे क्या, अभाव। जाका प्रतियोगी होवे सो अभाव कहिए है। लग गया। स्थूल रीति यह है, क्या जी, स्थूल रीति मोटी मोटी बात, संबंध और सादृश्यते भिन्न होवे और प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय होवे सो अभाव कहिए। सरल लक्षण बन गया। अब जाएगा क्या अति होगी क्या, संबंध और सादृश्य में नहीं, क्यों, संबंध और सादृश्य से भिन्न, भिन्न ये पद कह दिया ना, संबंध और सादृश्य से भिन्न है कि नहीं। प्रतियोगी सापेक्ष प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय है उसको कहते हैं क्या, हो गया। अब लक्षण अति नहीं होगी, क्योंकि प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय वाले तीन ही है। कौन, संबंध, सादृश्य, अभाव। उन तीनों में से दो को पहले हटा दिया, संबंध और सादृश्य से भिन्न हो और प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय हो उसको कहते हैं क्या, अभाव। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। संबंध सादृश्य से भिन्न होवे और प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय होवे सो अभाव कहिए है। लग गया। सो अभाव दो प्रकार का है। अभाव मुख्य कितने प्रकार का है, दो। एक संसर्ग अभाव है, दूसरा अन्योन्य अभाव है। लग गया ना। अभाव मुख्य दो प्रकार, कौन कौन, संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव। स्व अभाव दो प्रकार का, एक संसर्गाभाव है, दूसरा अन्योन्याभाव है। लग गया। तीन में अन्योन्याभाव तो एक विध ही है, उसमें से अन्योन्याभाव एक ही प्रकार का है, उसके भेद नहीं, बराबर। और संसर्गाभाव के चार ही भेद है, किंतु संसर्गाभाव कितने प्रकार का है, चार। कौन कौन, प्रागभाव, ध्वंसाभाव, सामयिकाभाव, अत्यंताभाव। इस है, इस रीति से चार ही प्रकार का संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव मिली के 5 प्रकार का अभाव है। तो कुल मिलाकर अभाव कितने प्रकार का हुआ, 5। कौन कौन, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, सामयिकाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। ठीक, अन्योन्याभाव मिली के 5 प्रकार का अभाव है। कपाल ने एक एक को बता रहे। अब कपाल में घट की उत्पत्ति से पूर्व घट का अभाव है कि नहीं। कपाल बना के रखे, उसमें अभी घट बनाया नहीं है किंतु बनने वाला है, तो उस कपाल में घट का क्या है, अभाव है। कौन सा, प्राग। प्राग मतलब पूर्वी का, घट उत्पन्न होने के पहले का जो अभाव, उसको कहेंगे क्या, कपाल में घट की उत्पत्ति से पूर्व घट का अभाव है। लग गया। और दूसरा उदाहरण, कच्चे कपाल में रूप रक्त रूप की उत्पत्ति से पूर्व रक्त रूप का अभाव है, सो प्रागभाव है कि नहीं। कपाल में रक्त रूप की उत्पत्ति से पूर्व कपाल बने या घट बन गया, कच्चा, पकाया नहीं उसको अभी, है कि नहीं, उसमें लाल रूप नहीं आया अभी, भाजने के बाद लाल रूप आता है। तो भाजने के पहले उस घट में रूप है, काला है, और उस वहीं पर रक्त रूप है क्या,
रक्त रूप का क्या है? अभाव। किंतु वो कौन सा अभाव है? प्राग भाव, क्योंकि वहां पर भाजने के बाद रक्त रूप आने वाला है। और कच्चे कपाल में रक्त रूप की उत्पत्ति से पूर्व रक्त रूप का, रक्त मतलब लाल, रक्त रूप का अभाव है, सो प्राग भाव है। बराबर। आगे चलिए। घट की उत्पत्ति से उत्तर मुद्गरादिक में दिखते कपाल में घट का अभाव है। घट उत्पन्न हो गया, बहुत दिन उसमें पानी पिए और एक दिन गुस्सा आ गया और उस पर मुद्गर मार दिया। मुद्गर क्या है? मुसड़। पता है क्या मुद्गर? देखा है? एक ऐसा लंबा लकड़ी का बना हुआ रहता है कि नहीं? और घर में किसी कोने में पत्थर का बनाया हुआ एक पत्थर रहता है, उसमें छेद रहता है थोड़ा सा, और उसमें कुछ धान आदि कुछ डालते हैं और उस लकड़ी का जो मुद्गर होता है उससे उसको कूटते हैं। लग गया ना? उसको कहते हैं मुद्गर, मुसड़। और एक दिन मुद्गर मार दिया घट पर, तो घट क्या हुआ? टूट गया। तो घट का अभाव हो गया। उसको कहते घट का ध्वंस या प्रध्वंस। ठीक है ना? ध्वंसाभाव। घट की उत्पत्ति से उत्तर उत्पन्न होने के बाद उत्तर मुद्गरादिकते मुद्गर से कपाल में घट का क्या हुआ? अभाव, सो प्रध्वंसाभाव है। लग गया? और उदाहरण दे रहे, पक्व कपाल में श्याम रूप का अभाव। घट पक गया तो उसमें अब श्याम रूप है क्या? काला रूप है क्या? श्याम रूप का क्या है? अभाव। वो कौन सा अभाव? प्रध्वंसाभाव। पक्व कपाल में श्याम रूप का अभाव हो गया है, सो श्याम रूप का प्रध्वंसाभाव है। लग गया? नैयायिक मत में प्रध्वंसाभाव सादी है और अनंत है। प्रध्वंसाभाव किसी भी चीज का एक बार उत्पन्न हुआ पुनः नष्ट नहीं होता है। सादी मतलब उत्पन्न होना, और अनंत मतलब कभी नष्ट न होना। जैसे घट फूट गया, बराबर, तो फूट गया मतलब घट का क्या हुआ? ध्वंस। वो कैसा है? सादी अनंत। कब तक रहेगा ध्वंस? कल्पों तक रहेगा, क्योंकि पुनः वो घट उत्पन्न होने वाला है क्या? नहीं। नैयायिक मत में प्रध्वंसाभाव सादी है और अनंत है। लग गया ना? काहे थे? घट के ध्वंस की उत्पत्ति तो मुद्गरादिकंते हो गए, मुद्गर मार दिया घट पर, ध्वंस क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। सादी है फिर। आदि मतलब उत्पन्न, उत्पत्ति सही थे। घट के ध्वंस की उत्पत्ति तो मुद्गरादिकंते हो गए है, यह अनुभव सिद्ध है। और ध्वंस का ध्वंस संभव है नहीं। घट का ध्वंस हो गया, उस ध्वंस का पुनः ध्वंस होगा क्या? नहीं। और ध्वंस का ध्वंस मानेंगे तो घट का पुनः जन्म होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। ध्वंस का ध्वंस संभव है नहीं। काहे थे? क्यों? कारण बता रहे। प्राग भाव, अर्धविराम, प्रतियोगी और ध्वंस, इन तीनों में तीन चीजें भाई। कौन कौन? प्राग भाव, प्रतियोगी, ध्वंस, तीन है। प्राग भाव मतलब घट उत्पन्न होने के पहले, बराबर। जब घट उत्पन्न होता है तो प्राग भाव नष्ट होता है पहले, बाद में घट उत्पन्न होता है, तब घट रहता है, प्राग भाव नहीं। और प्रध्वंस हो तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, बराबर। फिर उसके बाद घट तोड़ दिया तो क्या उत्पन्न हुआ? ध्वंस। और जब ध्वंस उत्पन्न हुआ तब घट है क्या? नहीं। घट का प्राग भाव है क्या? नहीं। ये तीन चीज ऐसी है कि तीनों में से एक काल में एक ही रहता है। जब घट का प्राग भाव है उत्पन्न होने के पहले तो घट भी नहीं है, घट का ध्वंस भी नहीं है। जब घट उत्पन्न हुआ तो प्राग भाव नहीं है, ध्वंस भी नहीं है, केवल घट है। और घट नष्ट हुआ तो ध्वंस उत्पन्न हुआ, ध्वंस है। उस समय घट नहीं, घट का प्राग भाव नहीं, बराबर। तीन ऐसी वस्तु है कि एक काल में एक ही रहता है। एक का आधार काल, दोनों का अनाधार काल। आधार काल मतलब एक काल में एक ही है, बाकी दोनों का वो आधार काल नहीं, अनाधार काल है। लग गया है कि नहीं? काहे थे? प्राग भाव, प्रतियोगी और ध्वंस, इन तीनों में एक का अधिकरण काल अवश्य होवे। तीनों में से एक ही रहता है, अधिकरण काल अवश्य होवे। आगे प्राग भाव, अर्धविराम, ध्वंस का अनाधार काल है कि नहीं? प्राग भाव और ध्वंस, इन दोनों का अनाधार काल और प्रतियोगी का आधार हो गए। प्रतियोगिता है ना, वहां से प्रतियोगी का आधार हो गए। अर्थात जिस काल में प्रतियोगी रहता है उस काल में प्राग भाव और प्रध्वंस भाव है क्या? नहीं है। प्राग भाव प्रध्वंस का अनाधार काल, प्रतियोगी का आधार हो गए, यह नियम है, बराबर।
जैसे घट की उत्पत्ति हुई, घट उत्पन्न हुआ, तब नाशते पूर्व, नाश हुआ नहीं अभी घट का, नाशते पूर्व घट के प्राग भाव अर्धविराम ध्वंस का अनादार काल है। मतलब घट काल में न तो प्राग भाव है न तो ध्वंस है कि नहीं, दोनों का अनादार काल और घट का आधार काल। काहे ते प्राग भाव का नाश हो गया, जब घट उत्पन्न हुआ था ना उसी समय नष्ट हुआ था कौन, प्राग भाव का नाश हो गया है, हो गया, और घट का ध्वंस हुआ नहीं। याते घट ध्वंस का अनाधार काल है, इसलिए प्राग भाव और घट ध्वंस का क्या है, अनाधार काल है। सो घट का आधार काल है, अर्थात घट का क्या है फिर आधार काल। जो मतलब यदि घट के ध्वंस का ध्वंस माने, घट तोड़ दिया ध्वंस हुआ, अब वो ध्वंस का भी क्या मानेंगे ध्वंस, तो आधार काल किसका हो जाएगा फिर, ध्वंस के ध्वंस का आधार काल किसका होगा, ध्वंस के ध्वंस का। और अनाधार काल किसका, प्राग भाव का और ध्वंस का, बराबर। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होना चाहिए, प्रतियोगी पुनः होना चाहिए। देखो घट है, तोड़ दिया ध्वंस हुआ, अब वो ध्वंस का ध्वंस मानेंगे, इसका मतलब घट पुनः होना चाहिए। होता है क्या, नहीं होता। लग गया, इसका मतलब ध्वंस कैसा है, अनंत है, साधी अनंत। ठीक, देखिए भाई, प्राग भाव का नाश हो गया और घट का ध्वंस हुआ नहीं, याते घट ध्वंस का अनाधार काल है, सो घट का आधार काल है। जो यदि घट के ध्वंस का ध्वंस माने तो घट ध्वंस के ध्वंस का अधिकरण काल, अधिकरण काल किसका होगा, ध्वंस के ध्वंस का है ना, अधिकरण काल। और घट प्राग भाव का और घट ध्वंस का अनाधार होने थे, दोनों का अनाधार है, किनका किनका, घट प्राग भाव का और घट के ध्वंस का अनाधार होने थे, घट का आधार हुआ चाहिए, घट का पुनः आधार होना चाहिए, किंतु होता है क्या, नहीं। इस रीति से ध्वंस का ध्वंस माने तो, ध्वंस का ध्वंस मानेंगे तो क्या आपत्ति, घट का पुनः आधार काल होना चाहिए, जबकि वो होता नहीं। इस रीति से ध्वंस का ध्वंस माने तो प्रतियोगी का उन्मज्जन मतलब पुनः जन्म हुआ चाहिए, होता है क्या, नहीं। इस रीति से प्राग भाव को अनादि माने, अनादि है ना वापर, अनादि। प्राग भाव कैसा माना है, अनादि शांत, कौन, प्राग भाव। समझ लीजिए घट उत्पन्न नहीं हुआ अभी, तो मग क्या है, घट का प्राग भाव कब से है, पता नहीं सकते कब से प्राग भाव, घट उत्पन्न ही नहीं हुआ ना, तो अनादि। किंतु जब घट उत्पन्न होगा तो प्राग भाव नष्ट होगा, फिर कैसा हुआ प्राग भाव, अनादि शांत। इसी वास्ते प्राग भाव को अनादि माने, जो सादी माने, समझ ले प्राग भाव भी उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे, है कि नहीं। तो उत्पन्न होने के पहले प्राग भाव, प्राग भाव उत्पन्न होने के पहले, बराबर। प्राग भाव नहीं है, ध्वंस भी नहीं, दोनों का अनाधार है, फिर घट होना चाहिए, होता है क्या, नहीं। जो सादी माने तो प्राग भाव की उत्पत्ति से प्रथम काल प्राग भाव और ध्वंस का अनाधार होने पे प्रतियोगी का आधार हुआ चाहिए, होता है क्या, नहीं। इसलिए प्राग भाव माना है कैसा, अनादि शांत, प्रध्वंस सादी अनंत होने ते प्रतियोगी का आधार होया चाहिए। याते प्राग भाव अनादि शांत है, प्राग भाव कैसा है, आगे चलिए। ध्वंस अनंत सादी है, थोड़ा आगे पीछे हुआ, ध्वंस सादी अनंत है, ऐसा चाहिए। ध्वंस सादी अनंत है, ठीक है। भूतकालादिकन में जहां कदाचित घट होवे, आता सामयिक अभाव बता रहे भाई, है कि भूतल पर कभी घट है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं, कभी है कभी नहीं, कोई लाके रख देता है, कोई ले जाता है, या लाके रखता है ले जाता है। जब नहीं है तो उस समय घट का अभाव कौन सा, सामयिक अभाव, समय समय पर होने वाला। भूतलादिकन में जहां कदाचित घट होवे, ता घट शून्य काल में घट का सामयिक अभाव है, लग गया। किसी समय में होवे सो सामयिक अभाव कहिए, कभी है तो कभी नहीं। वायु में रूप कदाचित भी होवे नहीं, वायु में कभी रूप है क्या, नहीं। तो वायु में रूप का क्या है, अभाव, कौन सा, अत्यंत अभाव। वायु में रूप कदाचित भी होवे नहीं, या ते वायु में रूप का अत्यंत अभाव। घट से इतर पदार्थ में जो घट का भेद, सो घट का अन्योन्याभाव है। घट और पट इन दोनों का क्या है, अन्योन्याभाव।
घट से इतर पदार्थ, पट आदि पदार्थ, उन दोनों का क्या होता है? भेद। भेद को ही कहते हैं क्या? अन्योन्या भाव। घट से इतर पदार्थ में जो घट का भेद, सो घट का अन्योन्या भाव है। लग गया? सामयिक का भाव तो साधी शांत है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, बार 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 बार। कौन? सामयिक। और आगे अत्यंत भाव, अन्योन्या भाव, दोनों अनादि अनंत है, न तो उत्पन्न होते हैं न तो नष्ट होते। इस रीति से 5 प्रकार का अभाव है। कौन कौन? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, सामयिक भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्या भाव। बराबर। उसमें प्राग भाव अनादि शांत, प्रध्वंस भाव साधी अनंत, सामयिक भाव साधी शांत, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव अनादि अनंत। हो गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा